हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ सीमेंट, जो कि आपके एसएससी जेईई एग्ज़ाम 2024 में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं सीमेंट का। और इसमें सारे सीमेंट के टेस्ट वगैरह क्या क्या होते हैं वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। तो हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीमेंट्स आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल हो गया या कंक्रीट टेक्नोलॉजी होगी, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीमेंट से। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं सीमेंट। तो सीमेंट में हम लोग क्या पढ़ना है, पहली बात तो ये है सीमेंट इज एन बाइंडर। क्या है एक सीमेंट? सीमेंट एक बाइंडर है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज अ सीमेंट, सीमेंट एक बाइंडर, सीमेंट इज अ बाइंडर, बाइंडिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। और सब्सटेंस यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड दैट सेट एंड हार्ड, ये क्या होता है, सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एंड अधेशन टू अदर मटेरियल, ठीक है, एंड बाइंडिंग देम टुगेदर, ठीक है। एंड सीमेंट इज अ सेल्डोम यूज सोली स्लोली बट इज यूज टू बाइंड सैंड, ग्रेवल एंड एग्रीगेट। ये क्या बाइंड करता है? ये सैंड को बाइंड करता है, ग्रेवल को करता है, एग्रीगेट्स को बाइंड करने का काम आता है टुगेदर, ठीक है। एंड सीमेंट इज यूज्ड विद अ फाइन एग्रीगेट टू प्रोड्यूस अ मोर्टार। बेसिकली सीमेंट का हम लोग फाइन एग्रीगेट से इसको मिला देते हैं और प्रोड्यूस अ मोर्टार फॉर मेजनरी एंड विद सैंड एंड ग्रेवल एग्रीगेट टू प्रोड्यूस अ कॉन्क्रीट। मेजनरी के लिए हम लोग मोर्टार बनाते हैं, जो हम लोग फाइन सैंड मिलाते हैं उसके अंदर, और विद ग्रेवल भी मिलाते हैं एग्रीगेट टू प्रोड्यूस अ कॉन्क्रीट। अगर ग्रेवल सैंड और ग्रेवल भी मिला दिया हमने, ग्रेवल एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट भी मिला दी, तो वो कंक्रीट का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? कंक्रीट। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, यहाँ से सीमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ सीमेंट। सीमेंट का स्टोरेज कैसे करेंगे? देखो, सीमेंट बीइंग हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है सीमेंट, ठीक है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है आपके? विच रियली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, नॉट ओनली फ्रॉम द वाटर बट फ्रॉम एयर भी। ध्यान रखना, ये जो सीमेंट होता है ना, ये बेसिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर से तो करता ही करता है, साथ ही अगर इसमें ठंडी हवाएं भी लग गई ना, एयर भी लग गई ठंडी, तो ये वहाँ से भी मॉइस्चर ले लेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैम्पनेस, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है डैम्पनेस से ड्यूरिंग पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, तीनों चीज़ों में डैम्पनेस से हमें इसको बचाना है सीमेंट को, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा, तो डोंट वरी दोस्तों, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्रिपेयर्ड विद सीमेंट स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड गेट अफेक्टेड एडवर्सली। अगर आपने कोई भी सीमेंट को काफ़ी लॉन्गर पीरियड तक स्टोर करा, तो वो लॉन्गर पीरियड गेट अफेक्टेड एडवर्सली, वो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट कर देगा। 3 मंथ लॉन्ग स्टोर्ड सीमेंट दे 20% रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपका 3 मंथ से ज़्यादा अगर आपने सीमेंट को स्टोर किया, 20% रिडक्शन कर जाएगी आपकी स्ट्रेंथ को। वेयर व्हेन द सीमेंट इज स्टोर्ड 2 ईयर द 28 डेज कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ रिड्यूस 50%। अगर आपने 2 साल तक सीमेंट को स्टोर करके रखा, तो आपकी 28 डेज की स्ट्रेंथ 50% तक घट जाएगी। हैंस द सीमेंट विच हैज़ deteriorated during the storage for longer period should be tested in laboratory before use। अगर आप सीमेंट को कहीं भी यूज़ कर रहे हो ना, अगर सीमेंट कहीं ज़्यादा दिन तक रखा हुआ है, तो वो सीमेंट ख़राब हो जाएगा भाई, ठीक है ना, सीधी बात है। अगर आपने 2 साल तक सीमेंट को स्टोर करके रखा, तो वो आप तीनों समझ लो 50% तक इसकी स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है। अगर 3 महीने तक सीमेंट स्टोर रहा, तो आपका 20% तक स्ट्रेंथ जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ से हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं, द सीमेंट दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड कैन डिटोराइन एंड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट पे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 मंथ अगर आपके हो गए, तो ये 20% तो रिडक्शन कर देगा। अगर आपके 2 ईयर हो गए, तो ये 50% तक रिडक्शन आपके स्ट्रेंथ में कर देगा, ठीक है।
द इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीजेज व्हेन यूजिंग द सीमेंट दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आपका सीमेंट लॉन्गर पीरियड तक रखा हुआ है तो ये सिंपल सी बात है, ये आपकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेस्ट सच सीमेंट इन लेबोरेटरी बिफोर यूज टू इंश्योर क्वालिटी। आपको ये टेस्ट सीमेंट को टेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको यह ध्यान रखना है। अब सीमेंट में कंपोजिशन, कौन कौन से सीमेंट के अंदर क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, देखो सीमेंट के अंदर लाइम का कंटेंट होता है, सीमेंट के अंदर लाइम का कंटेंट होता है, वो भी 60 से 65% तक लाइम होता है सीमेंट के अंदर। ठीक है, फिर सिलिका होता है सीमेंट के अंदर, जो कि 20 से 25% तक सिलिका होता है सीमेंट के अंदर। फिर होता है एल्यूमिना Al2O3, जो कि 4 से 8% तक एल्यूमिना होता है। सिलिका 20 से 25% तक सिलिका होता है, 60 से 65% तक लाइम होता है। आयरन ऑक्साइड की बात करें तो लगभग 4-5% तक आयरन ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम 1 से लेकर 3% तक मैग्नीशियम होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, जो कि 1 से 8% तक होता है। और एल्कलीज 0.3 से 1% लेस दैन ही एल्कलाइज सीमेंट के अंदर होती ही होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं इनके। तो देखो लाइम बेसिकली हम लोग क्यों डालते हैं, तो लाइम इज़ अ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट कौन सा है, तो वो लाइम है। एंड इट इज़ अ प्रोपोर्शन इज टू बी मेंटेन केयरफुली प्रोपोर्शन। लाइम इज एक्सेस, अगर लाइम की क्वांटिटी आपकी एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो गई तो सीमेंट आपका क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सीमेंट अनसाउंड ड्यू टू, किसकी वजह से अनसाउंड होता है, तो वो लाइम की वजह से अनसाउंड होता है। एंड कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपेंड, इसमें क्या होगा, अगर आपका सीमेंट में लाइम एक्सेस क्वांटिटी के अंदर हो गया तो सीमेंट आपका एक्सपेंड करेगा ज़्यादा और वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगी। ठीक है ना। एंड अदर केस, अदर हैंड इफ लाइम इज डिफिशियंसी, अगर लाइम की मात्रा कम हो गई तो स्ट्रेंथ ऑफ अ सीमेंट डिक्रीज, सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एंड कॉज सीमेंट सेट क्विकली, सीमेंट सेट क्विकली यानी कि सीमेंट सेट भी जल्दी हो जाएगा। अगर आपने लाइम कम डाला तो स्ट्रेंथ तो कम होगी ही होगी, साथ ही साथ सीमेंट सेट जल्दी कर जाएगा। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइम सो very important ingredient in cement and the percentage of lime is 60 to 65%, and if a quantity of a lime is excess quantity then the cement will unsound हो जाएगा सीमेंट। ठीक है, एंड डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सीमेंट एक्सपेंड हो जाएगा और सीमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अदर हैंड लाइम अगर डिफिशियंसी हो गई लाइम की तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेज एंड कॉजेज सीमेंट टू सेट क्विकली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिलिका। सिलिका की बात करें तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड इट्स गिव इम्पार्ट क्विक स्ट्रेंथ, बेसिकली इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी कौन सा इंग्रेडिएंट देता है, सिलिका। टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू सीमेंट, बेसिकली क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी दे रही है और इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू सीमेंट, क्विक स्ट्रेंथ, इम्पार्ट स्ट्रेंथ, बेसिकली सिलिका क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को। ठीक है, और क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी भी सिलिका देता है। अब हम एल्यूमिना के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ इंग्रेडिएंट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू सीमेंट एंड एक्सेस एल्यूमिना वीकनेस ऑफ द सीमेंट। अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डाल दी तो वीक हो जाएगा सीमेंट आपका। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट क्या है, कैल्शियम सल्फेट क्या है, इसको दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, बेसिकली कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम भी बोलते हैं। द फंक्शंस टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज द सेटिंग टाइम। देखो अगर वो बोल रहा है ना कि इंक्रीज, तो उसका उल्टा कर दो, इंक्रीज द सेटिंग टाइम, यानी कि सेटिंग का जो टाइम है वो उसका इंक्रीज कर रहा है। कौन, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। एक होता है डिक्रीज द सेटिंग टाइम। अब जो सेटिंग टाइम डिक्रीज हो रहा है तो यूँ समझ लो हीट ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है तभी तो सेटिंग टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसी पॉइंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कैल्शियम सल्फेट का काम क्या होता है सीमेंट के अंदर, तो वो बोलेगा दिस इंग्रेडिएंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम एंड इट इज़ अ फंक्शन टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये नोट्स आप बना लेना, आपके काम आएंगे एंड में। ठीक है ना।
अच्छा, अब मैग्नीशिया क्या करता है? मैग्नीशिया ये बेसिकली सीमेंट को कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, और हार्डनेस थोड़ी सीमेंट की बढ़ाता है, इतना ध्यान रखना। सल्फर क्या होता है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर यूज्ड इन मेकिंग द साउंड ऑफ सीमेंट। बेसिकली सीमेंट को साउंड कराने के लिए सल्फर का डाला जाता है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाएगा ना तो सीमेंट आपका अनसाउंड हो जाएगा। सीमेंट लाइम की वजह से और सल्फर की वजह से अनसाउंड होता है, ठीक है। और एल्कलाइज की बात करें, 0.1 से लेके 1% के बीच में होती है, 0.3 से लेके 1% के बीच में। और द मोस्ट of the alkalis present in raw material are carried out with the flue gases during the heating and only small quantity will be left. They are excess in cement, efflorescence is caused. बेसिकली अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगी तो एफ्लोरेंसेस है ना, सीमेंट के अंदर वाइट पैचेस पड़ जाएंगे जहाँ पे भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तब। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब हम बोक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। बोक कंपाउंड की बात करें, सबसे ज़्यादा सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि 50% तक होता है। 50% तक होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। C3S बोलते हैं इसको, और ये लगभग 50% तक C3S होता है, ठीक है। फिर होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C2S, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है C3S, उसके बाद होता है C2S जो कि 25% तक होता है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A, ये होता है आपका लगभग 12% तक। फिर होता है आपका अदर इंग्रेडिएंट्स फिर आ जाते हैं आपके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं बोक कंपाउंड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन वाटर जैसे ही आप ऐड करोगे सीमेंट के अंदर, ये रिएक्ट करेगा विद द केमिकली एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टर्म एज बोक कंपाउंड एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर देम। देखो जैसे हम लोग सीमेंट में पानी मिलाएंगे ना तो उसके अंदर रिएक्शन होंगी और उसके अंदर ये कंपाउंड फॉर्म होंगे। 4 कंपाउंड फॉर्म होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्रेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, केमिकल फॉर्मूला भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, इसको तो C3A बोलते हैं हम लोग, C3A। C3A नहीं बोलते, इसको बोलते हैं C3S। C3S क्या बोलते हैं? C3S। और इसको बोलते हैं C2S, और इसको बोलते हैं C3A, और इसको बोलते हैं C4AF। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला है 3CaO। CaO होता है क्विक लाइम का, SiO2 इसका होता है 2CaO SiO2, ठीक है। इतना समझ में आ गया? 3CaSiO2 इसका होता है 2CaSiO2, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है 3CaOAl2O3, और इसका होता है ट्रेटा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड तो 4CaOAl2O3 FeO2 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छा, इसको C3S बोलते हैं, इसको C3S बोलते नहीं है, इसको C2S बोलते हैं। C3A और C4A, ये गलत कर दिया है इसने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये बाई परसेंटेज मास का 25 से 50% होता है, और ये लगभग 20 से 25% के बीच में होता है। 5 से 12% के बीच में C3A होता है, और C4AF लगभग 5 से 12% के बीच में और कम होता है ये, ठीक है। ये पॉइंट आपका ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। देखो लाइम, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट। देखो लाइम, सिलिका ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेंथ को। लाइम हो गया, सिलिका हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, है ना। वेयर एलुमिना इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, एलुमिना इम्पार्ट करती है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर लाइम के डिफिशियंसी हो जाएगी तब भी वो सेट कर देगा क्विक, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ये बेसिकली मैग्नीशिया कलर ऑफ सीमेंट के लिए, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, ये बेसिकली प्रोड्यूसिंग साउंड, सीमेंट को साउंड करने का काम आता है, ठीक है। एंड द बोथ मैग्नीशिया एंड सल्फर हार्मफुल प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होगा हार्मफुल प्रेजेंट। सिमिलरली एक्सेस एल्कलीज कॉल एफ्लोरेंसेस, अगर एल्कलीज ज़्यादा हो जाएंगी ना तो एफ्लोरेंसेस कॉज हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं भाई, ठीक है ना। द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट दैट इम्पार्ट हार्डनेस एंड कलर
वो होता है आपका इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट दैट इम्पार्ट हार्डनेस और कलर, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ध्यान रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है, लगभग 4% या 3% तक मैग्नीशियम ऑक्साइड डालते हैं सीमेंट के अंदर। MgO इसका फॉर्मूला होता है, MgO आजकल एग्जामिनर फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल गिवन सीमेंट टू द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। एक्सेस मैग्नीशिया, अगर आपने ज़्यादा मैग्नीशिया डाल दिया तो कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सीमेंट, ये अफेक्ट कर देगा। सो इम्पॉर्टेंट टू द मेंटेन द प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड द हार्डनेस प्रोवाइडेड बाय द मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सीमेंट एंड वाइल द कलर इम्पार्ट एड एस्थेटिक वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन भी होगा, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड ऑफ सीमेंट नॉट साइमल्टेनियसली। ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaOAl2O3, ये लगभग 14 से 12% C3A बोलते हैं इसको। इट फॉर्म्स विद इन द 24 आवर्स एड ऑफ द वाटर एंड द सीमेंट एंड रेस्पॉन्सिव फॉर द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। बेसिकली पानी के साथ सबसे पहले रिएक्ट जो करता है ना, वो ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला तो यही बनता है आपका ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है वाटर से, सबसे पहले ही रिएक्ट यही करेगा ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट। और बेसिकली हीट देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। फिर होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, 4CaAl2, ये बेसिकली C4AF बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है C4AF, और ये लगभग 10 से 12% ही होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स एड ऑफ द वाटर इन द सीमेंट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर हीट ऑफ हाइड्रेशन इन अर्ली एजेस ऑफ द सीमेंट एंड विच इज सब्सिक्वेंटली गोज इन डिक्रीजिंग विद टाइम। मतलब ये भी हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए अर्ली एज में हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन देता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, ध्यान रखना अर्ली एज में यही देता है, ठीक है। और होता है ट्राईकैल्शियम सिलिकेट C3A SiO2 C3S, लगभग सबसे ज़्यादा यही होता है। इट इज़ अ फॉर्म्ड विद इन द वीक आफ्टर द एड ऑफ वाटर, ये वीक में बनता है, ठीक है। सबसे पहले यही बन जाता है 24 आवर में, ये दोनों बनते हैं सबसे पहले, ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, ठीक है। फिर ये बनता है आपका हफ्ते भर में ट्राईकैल्शियम सिलिकेट, जब वाटर आप ऐड करोगे सीमेंट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ टू द सीमेंट इन अर्ली एजेस, तो स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल C3S है। फिर आपका होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S बोलते हैं, 15 से 35% तक होता है ये। दिस कंपाउंड फॉर्म वेरी स्लोली, ये सबसे बहुत स्लोली कंपाउंड बनता है सीमेंट के अंदर, और आफ्टर एडिंग द वाटर एंड टेक्स अबाउट अ ईयर, 1 साल ले लेता है ये, टू फॉर्मेशन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इन दिस सीमेंट, द रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव लेटर स्टेजेस, स्ट्रेंथ लेटर स्टेज, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो आपका यही देता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। ये देखो ये कुछ हैं इसमें कंपाउंड्स बने हुए हैं आपके, ठीक है, बॉक कंपाउंड बोलते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके डालना अपना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो यहाँ पे। पढ़ते रहिए भाई, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, अच्छे नंबरों से निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो डोंट वरी, फिकर नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सा कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। C3S की अगर बात करें, ट्राईकैल्शियम सिलिकेट, क्या होता है ट्राईकैल्शियम सिलिकेट भाई, बताइए क्या होता है ट्राईकैल्शियम सिलिकेट। तो मैंने अभी बताया था स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, 45 से 60% तक होता है सीमेंट के अंदर। दिस इज यूज टू इनिशियल स्ट्रेंथ, बेसिकली इनिशियल स्ट्रेंथ को देने के लिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ध्यान रखना। और हीट की बात होती है जब हम वो देते हैं C3S C3A और C4AF, वो हीट की बात करते हैं। दिस इज़ अ यूज फॉर द इनिशियल स्ट्रेंथ हैव अ गुड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, किसकी होती है, C3S की होती है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गुड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है ना। दिस इज यूज फॉर इनिशियल स्ट्रेंथ C3S एंड दिस इज़ अ यूज इन कूल्ड वेदर, ये आपको कहाँ यूज़ करते हैं, ये कोल्डेड वेदर होता है ना, कोल्डेड वेदर, वहाँ पे C3S का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। एंड द कॉन्क्रीट इमरजेंसी रिपेयर वर्क, आपको प्रीकास्ट कॉन्क्रीट करनी हो तो आपका C3S का यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं C2S डाईकैल्शियम सिलिकेट। डाईकैल्शियम सिलिकेट मैंने आपको बता दिया था स्लो प्रोडक्ट है, सबसे बाद में बनता है। दिस इज़ अ यूज टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, देखो मैंने कही थी अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड कंटेन लो हीट, बेसिकली सबसे कम हीट किसकी वजह से होती है,
डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से सबसे कम हीट होती है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड टू हैवी स्ट्रक्चर्स लाइक अ डैम एंड ब्रिजेस में यूज़ होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होता है लो हीट के लिए, तो लो हीट के लिए C2S कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होता है। और SSC JEE मेंस के अंदर इस बार भी ये क्वेश्चन आप पूछा गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, क्या बोलते हैं, प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, डैम एंड ब्रिजेस के अंदर। अब देख सकते हैं यहाँ पे C3A 24 आवर में बन जाता है, C4AF ये भी 24 आवर में बन जाता है, C3S ये 1 वीक में बनता है, और C2S ये 1 ईयर के बनता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो ये क्या होती है, देखो, द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द हीट जनरेटेड व्हेन वाटर एंड पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट। जब वाटर और पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट करते हैं तब हीट रिएक्ट करती है, हीट जनरेट होती है, बहुत गर्माहट होती है, और हीट जनरेट का मेन कारण है C3A और C4AF। एंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रॉपर्टी C3S एंड C3A इन द सीमेंट। देखो C3S से भी हीट जनरेट होगी, क्योंकि आप C3S का कंटेंट ज़्यादा कर देंगे ना, तो हीट बहुत जल्दी जनरेट होगी, और C3A तो आपका रेस्पॉन्सिबल है ही है हीट जनरेट करने के लिए, है कि नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड, साफ साफ लिखा है, द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोपोर्शंस ऑफ C3S एंड C3A इन द सीमेंट, बट लेकिन is also influenced by water cement ratio, is also influenced by heat of hydration, also responsible by water cement ratio कितना है आपका, फाइननेस एंड क्यूरिंग टेम्परेचर कितना है। सीमेंट जितना फाइन होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर क्यूरिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। एज ईच वन ऑफ दिस फैक्टर इज इंक्रीज्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस। इसमें से कोई भी आपका इंक्रीज होता है, फाइननेस इंक्रीज होगा, या क्यूरिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या वाटर सीमेंट इंक्रीज होगा, या C3S इंक्रीज होगा, या C3A इंक्रीज होगा, आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो कंपाउंड जनरेट हीट इन अदर्स ऑर्डर, क्या ऑर्डर है वो कंपाउंड्स का, तो सबसे ज़्यादा हीट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हीट देता है C3A, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले रिएक्ट करता है वाटर से C3A, फिर उसके बाद C3S, ठीक है, फिर C4AF, फिर C2S सबसे एंड में रिएक्ट करता है। तो ये इसका ऑर्डर एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी कि वो कंपाउंड में ये बताइए, ऑर्डर बताइए कि हीट जो है वो कैसे कैसे जनरेट होती है। ठीक है, अभी मैं इसका एक आपको रिवीजन सेशन भी लेकर आऊँगा, आपके लिए बहुत बेस्ट रिवीजन सेशन रहेगा वो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है वहाँ से, ठीक है। और हम लोग सर्वे का भी रिवीजन करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो अभी ये थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। द बोथ कंपाउंड जनरेट हीट इन ऑर्डर C3A, C3S एंड C4AF एंड C2S, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्वेश्चन। आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट डूइंग 7 days वेरीज टू 89 से 90 कैलोरीज पर ग्राम में 89 से 90 कैलोरीज होता है, एंड डूइंग 28 days 90 से 100 कैलोरीज ग्राम जो है वो कर देता है। 7 days के अंदर 89 से 90 कैलोरीज हीट जनरेट हो जाती है, 28 दिन के अंदर पूरी कैलोरीज पर ग्राम हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना। C3A, C3S, C4AF and C2S. On an average, 23% of the water by weight of cement is required for complete hydration to take place. मतलब ऑन एन एवरेज 23% आपको चाहिए वेट ऑफ सीमेंट का वाटर जो रिक्वायर्ड हो कंप्लीट हाइड्रेशन टू टेक प्लेस। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ वाटर एडेड टू सीमेंट इन इज एंट्रेप्ड विद द वॉइड्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर जो वॉइड्स होते हैं ना, 15% वाटर तो वहाँ चला जाता है, एंड डज नॉट कैरी आउट द हाइड्रेशन, हैंस द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू एडिट द कंप्लीट हाइड्रेशन इज टेकन टू 38%। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान रख लेना, अपने दिमाग में ले लेना कि अप्रॉक्सीमेटली 23% तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए चाहिए ही चाहिए ऑन एन एवरेज।
द कंप्लीट हाइड्रेशन टू टेक्स प्लेस, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए बेसिकली 23% वाटर चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 15% वाटर आपका जो सीमेंट के अंदर एंट्रैप्ड एयर है उसको फिल करने के लिए भी तो वाटर चाहिए, जो कि आपका नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो बेसिकली कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए आपको 38% यानी कि 38% आपका वाटर रिक्वायरमेंट होता ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की अगर बात करें, दो प्रोसेस होते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। यहाँ से भी क्वेश्चन आकर बनते हैं, जो ड्राई प्रोसेस है वो न्यू मेथड है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ड्राई प्रोसेस है ना वो न्यू मेथड आया है, और वेट प्रोसेस ये ओल्ड मेथड है। द बोथ कैलोरीज एंड आर्गिलीसियस, कैल्सीरियस और आर्गिलीसियस मटेरियल रॉ मटेरियल्स होता है। इनको फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, क्रश्ड करते हैं। क्रश करने के बाद इन द क्रशर होता है, ग्रेटरी क्रशर होता है, टू गेट अ 2 से 5 सेंटीमीटर साइज पीसेस हम लोग कर लेते हैं। कैल्सीरियस और आर्गिलिसिस मटेरियल्स को लेते हैं, उनको क्रशर के अंदर तोड़ देते हैं, और 2 से 5 सेंटीमीटर के डायमीटर के हम लोग पहले वो बना लेते हैं पीसेस, ठीक है। द क्रश्ड मटेरियल आर गेन ग्राइंड टू गेट फाइन पार्टिकल इनटू द बॉल और ट्यूब मिल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो फाइन पार्टिकल्स में तोड़ता है वो बॉल मिल होती है, बॉल मिल और ट्यूब मिल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं। और ईच फाइनली ग्राइंड मटेरियल स्टोर्ड इन हॉपर आफ्टर स्क्रीनिंग। फिर हम लोग ये सारे ग्राइंड होने के बाद स्क्रीनिंग से निकाल देते हैं। नाउ दीज पाउडर्ड मिनरल आर मिक्सड इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन टू गेट ड्राई रॉ मिक्स एंड विच इज देन स्टोर्ड इन सिलॉस and kept ready to be sent in rotary kiln. Now the raw material are mixed in specific proportions so that the average composition of the final product is maintained properly. तो कैल्सीरियस मटेरियल होते हैं, एक आर्गिलिशियस मटेरियल होते हैं, इसको जॉ क्रशर में हम लोग तोड़ देते हैं और बिन में लेकर आ जाते हैं। जॉ क्रशर में तोड़ देते हैं, बिन में लेकर आ जाते हैं। फिर हम लोग इसको मिक्सिंग कर देते हैं, पल्वराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग इसको भेजते हैं रोटरी क्लिन के अंदर। रोटरी क्लिन में फिर रोटरी क्लिन से होता हुआ एयर प्रोवाइड कराते हैं, फिर क्लिंकर्स ग्राइंडर होते हैं, फिर ये पोर्टलैंड सीमेंट आपका बन जाता है। जो वेट प्रोसेस है ये आपका ओल्ड मेथड है। इसमें रॉ मटेरियल आर फर्स्ट क्रश्ड एंड मेड टू पाउडर्ड फॉर्म एंड स्टोर्ड इन सोलाइस एंड दे क्ले इज देन वॉश्ड with washing mills to remove adhering organic matter to find in clay, and the powdered limestone and water washed clay sent to flow in channels and transferred to the grinding mills and where they are complex mixed with paste form known as slurry. इसमें स्लरी बनती है वेट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। फिर स्लरी को फिर हम लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस कैन बी डन इन बॉल और ट्यूब मिल इवन बोथ एंड द स्लरी इज लेड टू बी अ कलेक्टिंग बेसिन। कंपोजिशन कैन बी एडजस्टेड एंड द स्लरी कंटेंट 38 से 40% वाटर होता है इसके अंदर, स्टोर इन स्टोरेज टैंक एंड केप्ट टू रेडी द रोटरी क्लिन। इस तरीके से यह पूरा इसके अंदर होता है, ध्यान रखना। अब ड्राई प्रोसेस की बात करें, थोड़ा हार्ड है। वेट प्रोसेस की बात करें, एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। फ्यूल कंजप्शन इसके अंदर ड्राई प्रोसेस में कम लगता है, वेट प्रोसेस में फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा लगता है, ठीक है। ड्राई प्रोसेस में फ्यूल कंजप्शन कम है क्योंकि ये एक न्यू मेथड है। टाइम की बात करें, कम लगता है, इसमें हाई टाइम लगता है। इन्फीरियर क्वालिटी होती है, सुपीरियर क्वालिटी वेट प्रोसेस की आती है, ठीक है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है ड्राई प्रोसेस की, और वेट प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। ओवरऑल कॉस्ट कॉस्टली होता है, ये थोड़ा चीपर होता है। और फिजिकल स्टेट की बात करें, रॉ मिक्स सॉलिड और रॉ इसमें स्लरी जो होती है लिक्विड होती है वो रॉ मिक्स होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें, द कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट इज C3A। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ना C3A की वजह से आती है। ऑल्सो नोन एज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी हम लोग इसको बोल देते हैं। इट इज़ अ फॉर्म्ड 24 आवर विद इन एडिड ऑफ वाटर टू सीमेंट, ठीक है। 24 आवर के अंदर ये बन जाती है, ठीक है, बन जाता है ये वाला कंपाउंड C3A। एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन इज हीट जनरेटेड व्हेन द वाटर एंड सीमेंट रिएक्ट and influenced by the proportions of different compounds in the cement. In the case of C3A generate more heat other than compound like C4AF, C3S, C2S, and therefore the correct answer is option C3A. C3A क्या है? C3A क्या है? सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होती है? आपकी C3A की होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, ठीक है। तो देखो, फील्ड टेस्ट होते हैं कौन कौन से, कलर टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है।
कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म ग्रे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए सीमेंट का, ठीक है। एंड दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू एनालाइज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इन्फ्लुएंस द सीमेंट शुड बी फील स्मूथ एंड रब्ड विद बिटवीन फिंगर। मतलब स्मूथ, फील स्मूथ होना चाहिए जब भी हम लोग सीमेंट को लें। फिजिकल टेस्ट है, आप सीमेंट जा रहे हो, साइड पे जा रहे हो तो आप देख सकते हो स्मूथ है कि नहीं है, रब्ड तो बढ़िया है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रोन इन बकेट वाटर शुड सिंक, डज नॉट फ्लो। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन एग्जाम में आने को आ जाते हैं, कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये फ्लोट नहीं करना चाहिए सीमेंट, सीमेंट सिंक कर जाना चाहिए, ठीक है। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लंप, लंप नहीं होने चाहिए सीमेंट के अंदर। फॉर्म ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से फॉर्म्ड हो जाते हैं सीमेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू हाइड्रेशन। स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम लोग सीमेंट की, तो 25-25 200 mm का ब्लॉक होता है, 25 mm 25 mm और 200 mm का ब्लॉक होता है, ठीक है। ध्यान रखना 25-25 200 mm का पूरा ब्लॉक होता है, ठीक है। फ्रॉम अ गिवन सैम्पल सीमेंट एंड इमर्ज इन वाटर फॉर द क्यूरिंग 7 days, 7 days तक क्यूरिंग करते हैं इसकी। फिर रिमूव करते हैं हम लोग ब्लॉक को फ्रॉम द वाटर एंड प्लेस्ड करते हैं सपोर्ट 50 mm 150 mm अपार्ट एंड सब्जेक्ट टू एंड लोड लगाते हैं 340 न्यूटन के एट द सेंटर ब्लॉक, शुड नॉट शो एनी साइन ऑफ फेलियर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड, ठीक है। एक होता है लैब टेस्ट, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसका साइज़ क्या होता है? जब हम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो प्रिपेयर करते हैं 25 200 mm का ब्लॉक, ठीक है, और 7 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, है ना। लैब टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? लैब टेस्ट में हम लोग फाइननेस टेस्ट करते हैं। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सीमेंट फाइन कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं? सीव एनालिसिस करते हैं। द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय द ग्राइंडिंग। क्या चेक करता है फाइननेस? फाइननेस से हम लोग क्या चेक करते हैं सीमेंट की? तो हम लोग ये चेक करते हैं कि सीमेंट हमारा कितना ग्राइंड कितना हुआ है, ठीक है, ऑफ द सीमेंट विच प्ले द डायरेक्ट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ हाइड्रेशन। बेसिकली रेट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है किस पे? ग्राइंडिंग पे, कि सीमेंट हमारा कितना ग्राइंड हुआ है, कितना फाइन हुआ है सीमेंट, है ना। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी इसी पर डिपेंड करती है, और रेट ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ हीट भी इस पर डिपेंड करती है। तीनों चीज़, रेट ऑफ हीट जनरेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ईदर बाय सीव टेस्ट और एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट से भी करते हैं फाइननेस टेस्ट, और हमारा सीव टेस्ट से भी हम लोग फाइननेस निकालते हैं, ठीक है। सीव टेस्ट की अगर बात करें तो 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ओवर IS सीव 90 माइक्रोन की सीव होती है, ध्यान रखना, है ना। और ब्रेक द एयर सेट लंप इन सीमेंट इफ़ एनी बाय फिंगर्स, लंप सारे तोड़ दो, ठीक है, ब्रेक यानी कि तोड़ना। एंड परफॉर्म द सीविंग फॉर एटलीस्ट 15 मिनट एंड वेट द रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द सीव एंड विच इज़ OPC शुड बी नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ओरिजिनल वेट। मतलब ये है, आपने सीव 100 ग्राम सीमेंट लिया और जो सीव है उस पर आपने रखा 90 माइक्रोन की सीव पे, और आपने उसको छाना, तो जो OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, 10% से ज़्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए किसी भी कीमत पे, तो वो सीमेंट आपको OPC है, बढ़िया सीमेंट है। 15 मिनट तक हम लोग उसको सीविंग करते हैं, ठीक है। सीव टेस्ट इज ऑलरेडी परफॉर्म प्रैक्टिकली टुडे। एयर परमेबिलिटी टेस्ट को भी हम लोग सीव एनालिसिस बोल देते हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। सीव टेस्ट, दिस मेथड ऑफ टेस्ट ओवर द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ स्पेसिफिक एरिया। हम लोग इसको स्पेसिफिक एरिया में टर्म्स में एक्सप्रेस्ड कर देते हैं। सरफेस एरिया पर यूनिट वेट भी बोल देते हैं हम लोग उसको। सरफेस एरिया पर यूनिट वेट में कितना सरफेस एरिया आ रहा है, उसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एंड रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के अंदर इसकी यूनिट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, ध्यान रखना। जनरली ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस इज यूज टू परफॉर्म दिस टेस्ट। कौन सा एपरेटस होता है? ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस का इसका यूज़ करता है फाइननेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो ऑफ एयर टू द बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल एंड साइज ऑफ द, जो बेसिकली बेस्ड किस पे होता है? फ्लो ऑफ एयर टू द बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स एंड साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल एंड सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट पार्टिकल
फॉर्मिंग द सीमेंट बेड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया OPC शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि OPC का आपका क्या होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, 2250 होता है। क्या होता है? 2250। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करेंगे भैया? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम लोग सीमेंट का। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, प्रिपेयर द मोटार ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड एनोर सैंड। देखो, हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट की, तो हम लोग पहले सीमेंट लेंगे, एक स्टैंडर्ड सैंड लेंगे जिसका नाम है एनोर सैंड। ठीक है, इसका प्रोपोर्शन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कितना प्रोपोर्शन लेते हैं, 1:3 का प्रोपोर्शन ले लिया। वेट ऑफ स्टैंडर्ड सैंड इज केप्ट, 550 ग्राम स्टैंडर्ड सैंड ले ली फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मोटार। हैविंग अ वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 ले लिया। प्लेस द मोटर इन मोल्ड्स, 75 mm का मोल्ड होता है, सब्जेक्टेड टू द क्राउविंग फॉर द सफिशिएंट ड्यूरेशन एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब फर्दर टेस्टेड इन UTM मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है ये वाली। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालते हैं सीमेंट का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे, सीमेंट को लेते हैं, ठीक है, और हम लोग 550 ग्राम की सैंड लेते हैं। सैंड होती है एनोर सैंड, प्रोपोर्शन 1/3 का प्रोपोर्शन रखते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 रखते हैं। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट कैन नॉट बी टेस्टेड डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, ब्रिटल मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज कंपाउंडेड प्रिपेयरिंग मोटार एज अबव टेस्ट एंड विच इज फर्दर प्लेस्ड इन स्टैंडर्ड इन ब्रिकेट्स। फिर हम लोगों को इनको ब्रिकेट्स के अंदर रखना पड़ता है। 38.1 और 38.1 सेंटीमीटर का इसका साइज़ होता है और 25.4 इसकी हाइट होती है। तो ये आपसे साइज़ पूछा जा सकता है, या फिर ये डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा ये कौन सा टेस्ट है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, ब्रिकेट बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखो, ये आप देख सकते हो, ये ब्रिकेट्स बने हुए हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट करता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ध्यान रखना, फॉलिंग लोड अपॉन 6.45 लगाते हैं, फॉलिंग लोड अपॉन 6.45। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट देख लेते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। चलो एक काम करते हैं, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। इन ऑर्डर टू फाइंड द इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ पैरामीटर, द टर्म एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज फाइंड। अगर आपको साउंडनेस निकालनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है, फाइनल सेटिंग टाइम निकालना है, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है, तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट विच परमिट पेनिट्रेशन ऑफ विकाट प्लिंजर। विकाट एपरेटस होता है, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है विकाट्स एपरेटस। इसी से ही हम लोग क्या निकालते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं, इनसे ही निकालते हैं। ठीक है, इसका जो डायामीटर होता है विकाट प्लिंजर का, वो 10 mm का तो डायामीटर होता है इसका, और 50 mm की इसकी हाइट होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडुलस ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ अमाउंट अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम से 5 mm से लेके 7 mm फ्रॉम द बॉटम। ये दोनों तीनों चारों क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि अगर ऊपर से अगर ड्रॉप देखा जाए प्लंजर का तो कितने mm तक ड्रॉप होता है? लगभग 30 से 35 mm तक का ड्रॉप होता है, 33 से 35 mm तक का, और बॉटम से 5 से 7 mm तक की हाइट होती है। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मान लेते हैं पेस्ट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं 10 mm का डायामीटर है, एक सेकेंड, 10 mm का डायामीटर है। प्लंजर का जो हाइट है वो 50 mm है, देख सकते हैं आप,
और जो मोल्ड होता है, ये मोल्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अस्सी mm का ये साइज होता है 80/40, 80/40, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये प्लंजर जो होता है, प्लंजर बेसिकली डाया जो होता है वो 10 mm का डाया होता है, ठीक है। और जो हाइट होती है 50 mm की हाइट होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो जिस मोल्ड में भरा जाता है ना सीमेंट, वो 80/40 का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस टेस्ट हैंस डील्स विद फाइंडिंग द वाटर कंटेंट। ये क्या करता है? फाइंडिंग द वाटर कंटेंट एट विच द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज प्रिपेयर्ड। मतलब ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट से हम लोग ये भी पता लगाते हैं कि कितना वाटर कंटेंट हमें लगाना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिस टेस्ट इज हैंस डील्स विद द फाइंडिंग द वाटर कंटेंट एट विच द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज प्रिपेयर्ड। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और 24% बाई वाटर वेट फर्स्ट ट्रायल ऑफ फॉर्म द मोल्ड। 24% वाटर लेते हैं और ट्रायल करते हैं, फर्स्ट ट्रायल। रिमूव द एयर वॉइड्स इफ एनी फाउंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड, ठीक है, एयर वॉइड्स को रिमूव कर देना चाहिए। हाउएवर द प्लंजर जेंटली अप टू द टॉप सरफेस ऑफ द मोल्ड एंड रिलीज इट क्विकली। टॉप सरफेस पेस्ट पे ऊपर लेके आते हैं प्लंजर को, एकदम क्विकली रिलीज कर देते हैं। रिपीट दिस टेस्ट अब टेल द पेनिट्रेशन 33 से 35 mm तक हम लोग इस टेस्ट को रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा प्लंजर जो है वो 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट ना कर जाए। इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, टॉप से ऑब्जर्व करते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर एट विच द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज ऑब्जर्व डिनोटेड बाय पी। पी क्या होता है? परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, ठीक है। एंड दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड 24 ± का 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया जाता है इसमें, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जैसे कि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम लगभग 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। फाइनल सेटिंग टाइम लगभग आपका होता है 600 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वो हम लोग। देखो सेटिंग टाइम क्या होता है भाई? सेटिंग टाइम क्या होता है? सेटिंग टाइम, दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू स्टोरेज। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द डिटोरेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू स्टोरेज, ठीक है। द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इज जनरली एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम हम लोग निकालते हैं, तो उससे हम लोगों को सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का पता चल जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होता है? इट इज़ अ डिफाइन द टाइम मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर एड into the time up to the time is start losing its plasticity in order to find the initial setting time। मतलब ये है कि इंस्टेंट वाटर हमने ऐड किया और टाइम अप टू द टाइम इट स्टार्ट लूजिंग इट इज़ प्लास्टिसिटी, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं, जब हमारा सीमेंट पेस्ट क्या करता है? लूज़ करने लगता है अपनी प्लास्टिसिटी को। क्लियर हुआ टर्म्स? इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं और हम लोग 0.85 टाइम्स परसेंटेज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट पेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए हम लोगों के पास जो वाटर होता है ना, वो 0.85% होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, एडेड इन दिस टेस्ट एंड टिल्ट इन द मोल्ड। समझ में आ गया? मोल्ड के अंदर भर दिया। हाउएवर द स्क्वायर निडल, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कैसे निडल का यूज़ करते हैं? स्क्वायर निडल होती है। कैसी होती है? स्क्वायर निडल।
और जो विकाट प्लंजर था वो कंसिस्टेंसी निकालने के लिए यूज़ होता था। प्लंजर हमारा कंसिस्टेंसी निकालने के लिए यूज़ होता है, और जो हमारी स्क्वायर निडल होती है ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए यूज़ होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को, गलती मत कर देना, ठीक है ना। वो पेनिट्रेशन जो होता है ना, वो प्लंजर का पेनिट्रेशन होता है, जो कि आपका वाटर कंटेंट, कितना वाटर रिक्वायर्ड है एक ऐसे पेस्ट को बनाने के लिए जिसका पेनिट्रेशन वैल्यू 33 से 35 mm तक हो जाए फ्रॉम द टॉप, एंड बॉटम से 5 से 7 mm हो जाए। यहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। हाउएवर स्क्वायर निडल इज जेंटली अप and top surface of the mold and release quickly. Note the time take by the needle is penetrate up to the depth of 33 से 35 mm. From this time is regarded as a initial setting time, ठीक है। और 5 mm से 7 mm from the bottom for the OPC, ठीक है। एंड इनिशियल सेटिंग ये समझ में आया आपके। एक स्क्वायर निडल लेते हैं हम लोग, उस निडल को हम लोग पहले तो 0.85% 0.85 p% ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है। और परसेंट वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट पेस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। फिर हम ऐड कर देते हैं मोल्ड के अंदर सीमेंट पेस्ट को। फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर निडल लेते हैं और जेंटली अप करते हैं उसको टॉप सरफेस ऑफ द मोल्ड एंड रिलीज इट क्विकली। नोट द टाइम हम लोग नोट कर लेते हैं। टेकर बाय द निडल टू पेनिट्रेट अप टू द डेप्थ ऑफ 33 से 35 mm। 33 से 35 mm पर जितनी डेप्थ में वो निडल नीचे जा रही है, ठीक है ना, उस टाइम को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट एंड final setting time is taken as a elapsed between the moment water is added to the cement up to the time completely loses its plasticity and attain the sufficient firmness, okay, and it is a capable of resisting the defined pressure। फिर हम लोग उसको रिलीज़ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग फाइनल सेटिंग निकालते हैं। फाइनल सेटिंग में क्या होता है, कंप्लीटली लूज़ कर देता है आपका सीमेंट जो होता है, प्लास्टिसिटी कंप्लीटली लूज़ हो जाती है आपकी प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड द फाइनल सेटिंग टाइम द निडल विद एनुलर कॉलर होता है। फिर आपकी निडल कैसे होती है, कॉलर होती है, एनुलर कॉलर होता है उसके अंदर। लोअर्ड इन टू द मोल्ड फाइनल सेटिंग टाइम इज टेकन एट द टाइम एट विच द निडल इज एबल टू मेक अ impression over the mold but annular collar fail to do, ठीक है। फॉर OPC द फाइनल सेटिंग टाइम्स टेक्स 10 आवर 10 घंटे जो है फाइनल सेटिंग टाइम OPC की ली जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और भी मैं आपके लिए एक रिवीजन सेशन लेके आऊँगा और जो मैंने नोट्स बनाए थे वो भी पढ़ाऊँगा मैं आपको। अभी ये सब समझिए, ये इंपॉर्टेंट है सारे, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे सारे, है ना। तो इसलिए थ्योरी पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, ठीक है। इन द ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर द रॉ मटेरियल आर क्रश्ड इनटू द ग्रेटरी क्रशर। 2 से 5 सेंटीमीटर साइज के पीस सेपरेटली बना देते हैं। दीज क्रश्ड मटेरियल आर ग्राइंड टू द फाइन पार्टिकल इन बॉल और ट्यूब मिल एंड ईच फाइनली ग्राइंडिंग मटेरियल इज स्टोर्ड इन हॉपर एंड स्क्रीनिंग करते हैं। द पाउडर्ड मिनरल आर मिक्सड रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस टू ड्राई मिक्स एंड स्टोर्ड इन सिलॉइस ऑन रोटरी क्रेन एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्राई प्रोसेस। तो ये यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करते हैं साउंडनेस टेस्ट। हम लोग साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं, देखो मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ाए थे, उस कंपोनेंट में मैंने आपको लाइम और सल्फ़र पढ़ाया था। अगर लाइम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपका सीमेंट कैसा कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कि सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। तो साउंडनेस टेस्ट हम लोग करते ही इसलिए हैं ताकि हम लोग पता लगा सकें। ली चैटलर रेपिटस होता है एक, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा सीमेंट ज़्यादा एक्सपेंड तो नहीं कर रहा। तो एक्सपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर लाइम का कंटेंट ज़्यादा है, समझ रहे हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द सीमेंट आफ्टर सेटिंग, सीमेंट जब सेट होता है आफ्टर सेटिंग के बाद डज नॉट शो एनी एप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम। ज़्यादा एप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम शो नहीं करना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा एप्रिशिएबल वॉल्यूम शो करेगा तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर। एंड इट इज़ अ सीरियसली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पर सीरियसली इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्रैकिंग आता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। एंड व्हेन द सीमेंट इज यूज इन कंस्ट्रक्शंस,
अब आप समझ लो कि साउंडनेस टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं। एंड द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर। लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से आपका साउंडनेस टेस्ट हमको करना पड़ता है, ठीक है। एंड विच कैन बी टेस्टेड एनी फॉलोइंग मेथड। तो साउंडनेस ड्यू टू लाइम, अगर हम लाइम की वजह से साउंडनेस है, साउंडनेस किसकी वजह से है, अगर लाइम की वजह से साउंडनेस है, ठीक है, अगर लाइम की वजह से साउंडनेस है, अगर साउंडनेस ड्यू टू लाइम मेजर्ड बाय ली चैटले रेपेटस, साउंडनेस ड्यू टू लाइम मेजर्ड बाय ली चैटले रेपेटस, साउंडनेस ड्यू टू लाइम मेजर्ड बाय ली चैटले रेपेटस, साउंडनेस ड्यू टू लाइम मेजर्ड बाय ली चैटलर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर होता है इसके अंदर। पहली बात तो ये समझो, है ना। साउंडनेस ड्यू टू लाइम इज मेजर्ड बाय द ली चैटलर एपरेटस एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर। समझ में। एंड स्प्रिंग ब्रास ऑफ डाया 30 mm, मतलब जो आपका ली चैटलर एपरेटस होता है ना, उसके अंदर क्या है, स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर होता है जिसका जो डाया होता है वो 30 mm होता है और हाइट जो होती है वो भी 30 mm की हाइट होती है। तो इसमें ब्रास का होता है, ये ध्यान रखना, और डाया इसका 30 mm का डाया होता है और 30 mm की हाइट होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो ली चैटलर एपरेटस होता है उसकी हाइट कितनी होती है, उसका डाया कितना होता है, और उसकी आर्म्स होती है ना, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है। 165 mm की लेंथ होती है आर्म्स की, प्लेस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ स्प्लिट, ठीक है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट द सैंपल ऑफ सीमेंट इज गॉज्ड, सैंपल ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जो सैंपल लिया जाता है वो 0.78 टाइम्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। एंड इज प्लेस्ड इन द सिलेंड्रिकल मोल्ड, कैसा मोल्ड होता है, सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है। फर्दर कवर्ड विद ग्लास टॉप, कवर्ड करते हैं हम लोग ग्लास प्लेट से टॉप और बॉटम दोनों तरफ से एंटायर असेंबली को। एंड इमर्ज्ड इन वाटर हैविंग अ टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री का टेम्परेचर में हम लोग इमर्ज कर देते हैं 24 आवर के लिए। एंड आफ्टर रिमूविंग द फर्दर टेस्टेड फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्लिट, फिर हम लोग टेस्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। द एंटायर असेंबली इज अगेंस्ट इमर्ज इन वाटर इज बॉइल्ड अप टू द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस 3 आवर के लिए हम लोग फिर बॉइल्ड करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्लिट अगेन मेजर्ड आफ्टर रिमूविंग द मोल्ड फ्रॉम द वाटर एंड द डिफरेंस of the reading during the both part of the test measure not exceed 10 mm for the OPC। OPC के लिए 10 mm से ज़्यादा आपका डिफ्लेक्टेड नहीं होनी चाहिए आर्म्स, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये आपके सामने है ली चैटलर एपरेटस जिसकी आर्म्स 165 mm होती हैं, 30 और 30 का डायमीटर होता है इसका, ठीक है, 30 बाई 30 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके इंडिकेटर आर्म्स होती हैं। द साउंडनेस ड्यू टू लाइम, द साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया, soundness due to lime and magnesia, soundness due to lime और magnesia is found autoclave test at which is sensitive to both, दोनों के लिए सेंसिटिव है। बेसिकली मैग्नीशिया के लिए अगर साउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया की वजह से हो रहा हो तो आपका ऑटोक्लेव टेस्ट यूज होता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट द मोल्ड नीट सीमेंट ऑफ साइज 25 mm लेते हैं साइज सीमेंट का, प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड ऑटोक्लेव इन प्रेशर ऑफ स्टीम इज राइज टू द 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर, स्टीम प्रेशर जो है राइज्ड करते हैं इसके अंदर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑटोक्लेव के अंदर कितना प्रेशर राइज्ड करते हैं, 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर राइज करते हैं एंड मेंटेन अप टू 3 आवर के लिए करते हैं। चेंज इन साइज ऑफ मोल्ड आफ्टर रिमूविंग ऑफ ऑटोक्लेव शुड नॉट बी एक्सीड 0.8% और 2 mm ओरिजिनल साइज। देख रहे हो, हम लोगों ने ली चैटलर तो पढ़ रखा है कई बार, लेकिन ऑटोक्लेव टेस्ट से अगर उसने पूछ लिया ना तो हमारा ये क्वेश्चन चला जाएगा हाथ से। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो वही चीज़ एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव शुड नॉट एक्सीड 0.8% और 2 mm द ओरिजिनल साइज, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट की अगर बात करें, द रेशियो ऑफ परसेंटेज
द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड नॉट बी लेस देन 0.6% से कम नहीं होना चाहिए। एलुमिना और आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। द रेशियो परसेंटेज ऑफ लाइम एंड सिलिका एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड टर्म एज अ लाइम सेचुरेशन फैक्टर 0.66%, लाइम सेचुरेशन फैक्टर 0.66%, 0.77% इसके लिए होता है, ठीक है। टोटल सल्फर कंटेंट कितना होता है? 2.75% टोटल सल्फर कंटेंट होता है। और वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू मतलब जो सॉल्युबल नहीं होंगे पानी में, वो 1.5% से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। टोटल लॉस ऑफ इग्निशन मतलब जलाने पर आपका सीमेंट 4% से अधिक नहीं जलना चाहिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और इनसॉल्युबल रेसिड्यू जो है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और वेट ऑफ मैग्नीशिया जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स जो है वो केमिकल कंपोजिशन है टेस्ट की, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। एलुमिना और आयरन का जो रेशियो है वो 0.66 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टोटल सल्फर कंटेंट जो है वो 2.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये रिजल्ट ध्यान रखना है इसका ऑटोक्लेव का 0.8% ऑफ और 2 mm ऑफ द ओरिजिनल साइज से ज़्यादा साइज़ हमारा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ऑटोक्लेव शुड नॉट एक्सीड 0.8% और 2 mm इन द ओरिजिनल साइड, ठीक है। टोटल इग्निशन कितना है? 4% का। टोटल वेट ऑफ मैग्नीशिया 5%, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल वेट ऑफ मैग्नीशिया 5% और टोटल इग्निशन लॉस 4%। डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट की अगर बात करें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ यूज़ होता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड it is a cement which show higher rate of development of strength। रैपिड हार्डनिंग बोल रहा है यानी कि हायर रेट है कि इसकी डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ की। एंड मस्ट नॉट कन्फ्यूज विद द क्विक सेटिंग सीमेंट विच इज़ ओनली सेट क्विकली। स्ट्रेंथ की बात हो रही है, रैपिड हार्ड सबसे ज़्यादा हार्ड कौन हो रहा है? तो हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की होगी। क्विक सेटिंग नहीं, वो सेट जल्दी हो रहा है, तो क्विक सेटिंग सीमेंट से कंपेयर मत कर देना है इसको, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच इज़ द हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगाओगे, ना कि क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। एंड मस्ट नॉट कन्फ्यूज विद द क्विक सेटिंग सीमेंट विच इज़ ओनली सेट क्विकली। कॉन्सेप्ट क्लियर करो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम्हारे एग्जाम में गलतियाँ बहुत कम होंगी, और गलतियाँ कम होंगी तो आपका सिलेक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो यही कारण है बस, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में मत चले जाना, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। दिस सीमेंट अटेन स्ट्रेंथ एट द एज ऑफ 3 days एंड विच इज़ इक्विवेलेंट ऑफ टू स्ट्रेंथ OPC 7 days। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ 3 दिन के अंदर आती है ना, सॉरी इसकी स्ट्रेंथ 3 दिन के अंदर ही आ जाती है, जो स्ट्रेंथ आपका OPC 7 दिन के अंदर लेता है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ठीक है। इसकी क्विक हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। दिस सीमेंट फाइंड इन द एप्लीकेशन, देखो प्री फैब्रिकेटेड जो कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग जहाँ होती है ना, वहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वेदर में क्या होता है, आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है ना, रेट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी नहीं होता, जिसकी वजह से रेट ऑफ हायर स्ट्रेंथ नहीं आती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे तुम्हारा सीमेंट जो है वो जल्दी सेट हो, जल्दी मतलब स्ट्रेंथ गेन करे, है ना, कोल्ड वेदर कंक्रीट के अंदर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। और आपका रिपेयर वर्क, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में और रिपेयर वर्क में भी आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ होता है। एंड वेयर द फ्रेम वर्क इज़ टू बी रिमूव्ड अर्ली टू रीयूज एल्स वेयर, मतलब जहाँ पे आपका फ्रेमवर्क जो है ना वो रिमूव करना पड़े अर्ली, जहाँ पे आपको जो शटरिंग है ना वो जल्दी हटानी हो शटरिंग, तो जल्दी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, सेटिंग नहीं, क्विक सेटिंग नहीं चाहिए, हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, तो हायर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक होता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या है, दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय इंटर ग्राइंडिंग रैपिड हार्डनिंग क्लिंकर्स, है ना, इंटर ग्राइंडिंग रैपिड हार्डनिंग क्लिंकर्स विद अ कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर मिलाते हैं। एक होता है कैल्शियम सल्फेट और एक होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना हमारा, वो हमारी जो आपकी इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है, सर इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं, सेटिंग टाइम को डिक्रीज़ कर देता है ये। और जबकि कैल्शियम सल्फेट जो होता है सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है।
तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट डिक्रीज सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम का मतलब क्या है, आपका सीमेंट जल्दी सेट हो रहा है, जल्दी जम रहा है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एक एक्सेलरेटर के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द परसेंटेज कैल्शियम क्लोराइड परसेंट विच इज शुड नॉट बी 2% बाय द वेट ऑफ द सीमेंट। इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, इसके अंदर हम लोग 2% हम लोग कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं तो वो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो जाता है बस। दिस सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन 20 मिनट्स ऑफ द इट इज़ फॉर्मेशन। 20 मिनट के अंदर इसका सीमेंट का यूज़ करना होता है, ठीक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। एंड दिस सीमेंट अटेन 25% ऑफ हाइयर स्ट्रेंथ देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या होता है, 25% हाइयर स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना नहीं बना। एंड एज ऑफ 1 से 2 दिन के बीच में ही, और 10 से 20 दिन हाइयर स्ट्रेंथ एट 10 days। दिस गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज रिड्यूस विद एज। एट द एज ऑफ 90 days द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट is found to be approximately same as the OPC। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके, पहले तो ये बताओ मुझे, आ रहा है ना समझ में? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो और हम लोग दोबारा इसको रिवीजन करेंगे अच्छी तरीके से और दोबारा पढ़ेंगे, समझ रहे हो। अब होता है सल्फेट रेसिस्टिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे सल्फेट्स हों उनको रेसिस्ट करने के लिए सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। OPC is a highly susceptible to attack the sulfate, especially to that of MgSO4, which is react with the both CaOH2 and to form CaSO4 and calcium aluminate to form a calcium sulfur aluminate volume which is approximately 227% the original volume of the constituent। The cement is manufactured by the reducing the ठीक है। ये वाला सीमेंट जो है मतलब जहाँ पे सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट वहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे सल्फेट्स अटैक होते हैं वहाँ पे सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का यूज़ होता है, बस इतना ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। द साउंडनेस टेस्ट यहाँ पे लिखा है, द साउंडनेस टेस्ट फॉर द सीमेंट इज कंडक्ट टू इंश्योर दैट द सीमेंट डज नॉट अंडरगो एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, ठीक है। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द एनी अप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम कैन लीड टू क्रैकिंग। दिस इज अप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम कैन लीड क्रैकिंग एंड रिड्यूस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए साउंडनेस टेस्ट हम लोग करते हैं। दिस टेस्ट मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्प्लिट सिलेंडर ऑफ अ सीमेंट बिफोर एंड आफ्टर इमर्जन इन वाटर एंड बॉइलिंग भी करते हैं, ध्यान रखना 3 घंटे के बाद, 3 घंटे तक बॉइलिंग करते हैं। एंड द डिफरेंस इन द रीडिंग शुड नॉट एक्सीड 10 mm फॉर OPC, ठीक है। देयरफॉर पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट टू असेस द वॉल्यूम स्टेबिलिटी ऑफ द सीमेंट। एक होता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय द इंटरग्राइंडिंग ऑफ 80% ऑफ ग्रेनुलर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। सुपर सल्फेट के अंदर 80% ऑफ ग्रेनुलर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विद 15% ऑफ हार्ड बर्न्ड जिप्सम एंड 5% ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स का यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये समझो भाई, ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। सुपर सल्फेट सीमेंट के अंदर क्या है, दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय द इंटरग्राइंडिंग ऑफ 80% तो इसके अंदर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलाते हैं, 15% हम इसके अंदर जिप्सम मिलाते हैं और 5% हम सीमेंट क्लिंकर्स मिलाते हैं। ये सुपर सल्फेटेड हमारा सीमेंट हो गया। एक होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय इंटरग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स विद जिप्सम एंड ग्रेनुलर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज डिफाइंड प्रोपोर्शंस। लो हीट सीमेंट जब भी आपको यूज़ करना हो डैम के अंदर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। दिस सीमेंट ऑफर हाइयर रेसिस्टेंट टू सल्फेट्स एंड फ्लोराइड अटैक से बचाता है ये, हाइयर रेसिस्टेंट टू सल्फेट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है। एंड इट ऑफर हाइयर वाटर टाइटनेस ड्यू टू द लोअर परमेबिलिटी, हाइयर वाटर टाइटनेस ड्यू टू द लोअर परमेबिलिटी एंड अटेन्ड बाय द रिफाइनमेंट ऑफ बोर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक होता है क्विक सेटिंग, जल्दी सेट करना हो सीमेंट। दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। स्मॉल परसेंटेज हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट की डालते हैं एंड रिड्यूसिंग जिप्सम को रिड्यूस कर देते हैं कंटेंट एंड इंक्रीजिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट को बढ़ा देता है, तब क्विक सेट सीमेंट होता है। समझ में आया आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
और मैं आपको बताऊंगा, या हम लोग सीमेंट करेंगे अभी, तब देखना वहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे हमारे लिए, ठीक है। एंड दिस सीमेंट इज फाइंड एप्लीकेशन ऑफ ग्राउटिंग वर्क में यूज़ होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, है ना। कॉन्क्रीटिंग इन स्टैटिक रनिंग वाटर के अंदर आपका कौन सा सीमेंट यूज़ होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा रनिंग वाटर के अंदर कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। और कॉन्क्रीटिंग स्टैटिक में कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, है ना। ग्राउटिंग वर्क में हम लोग कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट आपको ध्यान रखना, लो हीट कब होती है, जब आपका सीट इसके अंदर डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C2S का कंटेंट ज़्यादा होगा और C3S और C3A का कंटेंट कम होगा, तब आपका लो हीट जनरेट होगा, ठीक है। लो हीट सीमेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग मास कॉन्क्रीटिंग, ज़्यादा बड़ी कॉन्क्रीटिंग करनी हो, जैसे कि आपका डैम्स हो गए, है ना, और रिटेनिंग वॉल्स हो गई, वहाँ पे हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। इन दिस सीमेंट प्रोड्यूस बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शंस ऑफ C3A एंड C3S एंड इंक्रीज द प्रोपोर्शंस ऑफ C2S। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। C3A और C3S का कंटेंट इसके अंदर घटा देते हैं, रिड्यूसिंग द C3A एंड C3S एंड इंक्रीज द प्रोपोर्शंस ऑफ C2S, ठीक है। इसमें C3A 5% और C3S इसमें 46% और C2S इसमें 56% डालते हैं, ठीक है। दिस सीमेंट डेवलप्स द स्ट्रेंथ एट अ वेरी स्लो रेट, वेरी स्लो रेट, वेरी स्लो रेट पे स्ट्रेंथ इसमें हम लोग, इसमें स्ट्रेंथ आती है वेरी स्लो रेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वेरी स्लो रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात चल रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ एट अ वेरी स्लो रेट एंड जनरली यूज इन मास कॉन्क्रीटिंग में बेसिकली हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किस में करते हैं, मास कॉन्क्रीटिंग में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, कि मास कॉन्क्रीटिंग के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट। एंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट 7 days इज़ नॉट ग्रेटर देन 65 कैलोरीज पर ग्राम। 7 दिन के अंदर इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो 65 कैलोरीज पर ग्राम के बीच में होनी चाहिए। एंड द एज ऑफ 28 लगभग 75 कैलोरी, नॉट ग्रेटर देन 75, 75 कैलोरी से ज़्यादा, कैलोरीज पर ग्राम से ज़्यादा आपकी इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग पोजोलैंडिक क्रिंकल्स, पोजोलैनिक क्लिंकर्स होते हैं विद पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलैनिक क्लिंकर्स होते हैं विद पोर्टलैंड सीमेंट को इसको मिला देते हैं, तो पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बन जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय एडिंग पोजोलाना with addition of gypsum and calcium sulfate by intimately and uniformly blending Portland cement and fine pozzolana, ठीक है। and this cement has high resistance to various chemical attack, Portland pozzolana cement high resistant to various chemical attack, Portland pozzolana cement on concrete compared with ordinary Portland cement and thus is widely used, basically widely used यही होता है Portland pozzolana cement, क्योंकि ये सस्ता होता है। दूसरी बात हाइयर रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक, ठीक है। यूज इन मरीन स्ट्रक्चर्स में कौन सा सीमेंट यूज़ होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो मरीन स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। सीवेज वर्क में, सीवेज वर्क एंड अदर फॉर लेइंग कंक्रीट अंडर वाटर सच एज ब्रिज, पियर्स, डैम्स, मास कंक्रीटिंग में भी इसका यूज़ हो सकता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का, ठीक है। देखो ये जो सीमेंट होता है ना, हाइयर तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी और अटेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद एज, ठीक है। मोर प्लास्टिक एंड वर्केबल सीमेंट होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है। एंड ऑफर हाई रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन, है ना, हाइयर रेसिस्टेंट टू अगेंस्ट एक्सप्लोजन, लो हीट सीमेंट होता है एंड आफ्टर हाइयर रेसिस्टेंट टू पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड मोर इकोनॉमिकल होता है। तो इसलिए हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मरीन स्ट्रक्चर्स में, सीवेज वर्क्स में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है ना, ब्रिजेस में, पियर्स में, डैम्स में और मास कॉन्क्रीटिंग में भी यही यूज़ होता है। हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, ये दो ध्यान रखना, ठीक है। और अटेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद एज, ठीक है। एंड मोर प्लास्टिक एंड वर्केबल होता है एंड ऑफर हाइयर रेसिस्टेंट टू अटैक सल्फर एंड क्लोरीन अटैक, इसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर हाइयर रेसिस्टेंट अगेंस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है। एंड लो हीट सीमेंट, ठीक है। एंड आफ्टर हाइयर रेसिस्टेंट टू पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। एंड इज़ अ मोर इकोनॉमिकल। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट। देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है। दिस सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय इंटरग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइड एंड लाइम, बॉक्साइड और लाइम।
intergrinding of clinker obtained from calcination of bauxite and lime, and in this type of cement percentage of alumina should not be less than 32% and ratio of alumina and lime should be 0.85 से लेकर 1.3%। जो हाई एलुमिना सीमेंट हम लोग बनाते हैं बेसिकली कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइड और लाइम का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है, कैल्सिनेशन, ठीक है। और इंटरग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर ऑप्टेंड फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइड एंड लाइम, इसमें क्लिंकर्स होते हैं बॉक्साइड और लाइम के, उनको हम लोग इंटरग्राइंडिंग करते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ सीमेंट द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना शुड नॉट बी लेस देन 32%, 32% से कम नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर एल्यूमिना और लाइम का जो रेशियो होता है ना वो बेसिकली 0.85 से 1.3 के बीच में होता है। एंड दिस सीमेंट आफ्टर इनिशियल सेटिंग टाइम मोर देन 3.5 घंटे से ज़्यादा है और फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। हाई एल्यूमिना सीमेंट का बेसिकली जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका 3.5 घंटे इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम इसका 5 घंटे होता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड मोर टाइम फॉर प्लेसिंग एंड फिनिशिंग, क्यों? क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 घंटे है ना, इसीलिए। एंड दिस सीमेंट कैन बी विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड एक्शन ऑफ एसिड, हाई टेम्परेचर और जहाँ पे एसिड वगैरह का एक्शन हो ना वहाँ पे बेसिकली मोस्टली यूज़ हो जाती है ये, एक्शन ऑफ एसिड हो और हाई टेम्परेचर हो ना वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस सीमेंट अटेन हायर अर्ली स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, दिस सीमेंट अटेन हायर अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा अर्ली स्ट्रेंथ यही ले लेता है, हायर अर्ली स्ट्रेंथ, अर्लियर स्ट्रेंथ सच दैट 20% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ का इज अटेंड इन अ 1 डे, 1 डे के अंदर ही आपका 20% अल्टीमेट स्ट्रेंथ का ले लेता है ये। एंड सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ अटेंड विद इन द 6 से 8 घंटे के अंदर ये स्ट्रेंथ को अटेंड कर लेती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 बैग ऑफ सीमेंट 0.3 मीटर स्क्वायर अप टू द हाइट 18.18 मीटर की हाइट होती है ना, ये ध्यान रखना। फ्लोर एरिया, हाइट पूछेगा हाइट कितनी होती है सीमेंट की बैग की, तो 0.18 मीटर यानी कि 18 सेंटीमीटर की हाइट होती है, ठीक है। और ये 0.3 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है और 0.18 मीटर की हाइट होती है। 1 बैग कितना लीटर, मतलब इसका वॉल्यूम कितना होता है 34.5 लीटर यानी कि मीटर क्यूब ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कितना होता है 0.0345 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है। एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है 0.0345 मीटर क्यूब, 0.0345 मीटर क्यूब। वॉइड्स कितने होते हैं सीमेंट के अंदर, 40% वॉइड्स होते हैं सीमेंट के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग हैंड मिक्सिंग द 10% एक्स्ट्रा सीमेंट शुड बी एडेड, हैंड मिक्सिंग के लिए 10% एक्स्ट्रा सीमेंट शुड बी एडेड। वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन 20 से 30 लीटर तक हाइड्रेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। लगभग बेसिकली देखा जाए तो 23% हमको वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और टोटल और लगभग 15% जो होता है वो वॉइड्स को फिलिंग करने के लिए होता है, यानी कि लगभग 38% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द शुगर इंक्रीज द 4% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एटलीस्ट 3 सैंपल शुड बी टेकन। साइज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का साइज कितना होता है 70.67 mm का साइज होता है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगभग, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव टेस्ट हम लोग करते हैं। देखो कंप्रेसिव टेस्ट की अगर बात करें तो 1/3 का हम लोग सीमेंट और एनोर सैंड लेते हैं, 555 ग्राम एनोर सैंड लेते हैं और 185 ग्राम हम लोग सीमेंट लेते हैं। फिर हम लोग 1/3 में उनका मोटार लेते हैं, मोटार बनाते हैं। और वाटर रिक्वायर्ड की अगर बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालना है तो P/4 + 3% जो है वो हम लोग मोटार मतलब कंप्रेसिव टेस्ट के लिए हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट होता है P/4 + 3%, ठीक है। यहाँ पे P जो है वो कंसिस्टेंसी है, P क्या है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। ऐसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट निकालते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्विट टेस्ट। जो ब्रिक्विट टेस्ट करते हैं उससे हम लोग टेंसाइल टेस्ट हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्रिक्विट टेस्ट से, ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो होता है P/5 + 2.5% वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और जो कंप्रेसिव टेस्ट निकालते हैं उसमें P/4 + 3% होता है, इसमें P/5 + 2.5% होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज डन इन रूम टेम्परेचर 27 और ह्यूमिडिटी 90% की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर 27.2 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सीमेंट। तो ये आपकी सीमेंट की क्लास थी, ठीक है। और इसके बाद सर्वे की क्लास आएगी, सर्वे
उसको भी देखना आप लोग। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।